नमस्कार साथियों। बहुत लंबे समय तक वीडियो अपलोड नहीं हुआ था। इधर दिवाली आने के कारण कुछ कारणों की वजह से त्यौहार वार आ गए, तो उसमें थोड़ा लंबा आपको इंतज़ार कराना पड़ा। तो चलिए, अब आपका अभी तक हमने फंडामेंटल राइट्स पढ़ लिया था। फंडामेंटल राइट्स से कुछ और बाकी क्वेश्चन हैं, वही हम लोग आज पढ़ेंगे। आपके लिए बहुत ही शानदार नोट्स लेकर आ गए हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपको जानकारी के लिए बता दें, इस चैनल पर आपको फ्री में नोट्स उपलब्ध करवाया जा रहा है। एसएससी का अगर आप तैयारी कर रहे हैं, एसएससी मान लीजिए एक तरफ से एसएससी का जो पैटर्न है, मैं उसी के क्रमबद्ध चल रहा हूं। जो जीएस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं उसका एक सिलेबस आपको फ्री में ख़त्म करा रहा हूं, वो भी एक बहुत ही शानदार नोट्स के साथ। ठीक है, तब तक हमने फंडामेंटल राइट्स पढ़ लिया था। अब आइए, आज का हमारा प्रश्न है अनुच्छेद 32 एवं 226 में वर्णित विभिन्न प्रकार की रीट। इनसे भी काफ़ी देखा गया है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्वेश्चनों में क्वेश्चन बने हैं इनसे। रीट की सुप्रीम कोर्ट कितने प्रकार की रीट जारी करती है, ऐसे ही रीट से भी क्वेश्चन बनते हैं। जितने भी एसएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अगर आप उसे देखेंगे तो आप इसमें एक क्वेश्चन जरूर पाएंगे, रीट के द्वारा भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो अगर आप, अब जरूरी नहीं, अगर आप एसएससी का सिलेबस जीएस का वो भी पढ़ लेंगे तो आप यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, बिहार एसएससी, जितने भी ग्रुप सी और ग्रुप डी लेवल की जितनी भी वैकेंसियाँ हैं, आप इस जीएस को अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपका जीएस पूरा का पूरा तैयार हो जाएगा। ठीक है, और रेलवे की जो वैकेंसी आने वाली है उसमें भी यह जीएस आपको बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाला है। तो चलिए जानते हैं अनुच्छेद 32 और 226 में वर्णित विभिन्न प्रकार की रीट क्या है। इसमें बंदी प्रत्याक्षीकरण है, और यह बंदी प्रत्याक्षीकरण क्या है आइए आपको समझाते हैं। यह उस व्यक्ति के संबंध में न्यायालय द्वारा जारी आदेश है जिसे दूसरे व्यक्ति द्वारा हिरासत में रखा गया है, उसे न्यायालय में सामने पेश किया जाए। न्यायालय मामले की जांच करता है। यदि हिरासत में लिए गए व्यक्ति का मामला अवैध होता है तो उसे स्वतंत्र किया जा सकता है। यह व्यक्ति को जबरदस्त हिरासत में रखने का विरुद्ध है। ठीक है, आप किसी को भी ज़बरदस्ती हिरासत में नहीं रख सकते। 24 घंटा के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने उसे पेश किया जाना चाहिए, तब आगे का कार्रवाई सब चलता है। ठीक है, आप भी अपने अधिकारों को जानिए। रीट जारी ना करने की स्थिति, आइए कुछ जान लेते हैं रीट कैसे जारी नहीं होती है। हिरासत कानून सम्मत हैं और कार्यवाही किसी का विधानमंडल या न्यायालय के अवमानना के तहत हुई हो, न्यायालय के द्वारा हिरासत और हिरासत न्यायालय के न्याय क्षेत्र से बाहर हुई हो, या अगर इन किन्हीं चारों कारणों से अगर आप कहीं भी कुछ हुआ है तो रीट जारी नहीं होता है। ठीक है, समझ गए आप इस बात को। अब आइए परमादेश, यह एक निमंत्रण है जिसे न्यायालय द्वारा सार्वजनिक अधिकारियों की जारी किया जाता है, और ताकि उसे कार्यों और उनके नकारने के संबंध में पूछा जा सके। ठीक है, इसे किसी भी सार्वजनिक इकाई, निगम, अधीनस्थ न्यायालयों, प्राधिकरणों या सरकार के खिलाफ सम्मान या उद्देश्य के लिए जारी किया जा सकता है। ठीक है, रीट जारी ना करने की स्थिति है कुछ, आइए ये भी पढ़ लेते हैं। कौन कौन सी स्थिति उत्पन्न होगी तो सुप्रीम कोर्ट या मतलब न्यायालय रीट जारी नहीं कर सकता है। ठीक है, निजी व्यक्तियों या इकाई के विरुद्ध में ऐसे विभाग जो गैर संवैधानिक है, जो कर्तव्य विवेकानुसार हो और जरूरी नहीं है। ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदुएं हैं जो अगर ये रहेंगी तो रीट जारी नहीं की जा सकती। ठीक है, कुछ नियमों पर भी प्रतिषेध है, कुछ मामले ऐसे भी हैं जो देखे गए हैं। इसे उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को या अधिकरणों को अपने न्याय क्षेत्र से या उच्च न्यायिक कार्यों को करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है। इस रीट को प्रतिषेध संबंधी रीट सिर्फ न्यायिक एवं अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों के विरुद्ध ही जारी किया जा सकता है। यह प्रशासनिक प्राधिकरणों या विधायी निकायों एवं निजी व्यक्ति या निकायों के लिए उपलब्ध नहीं है। ठीक है, कुछ उत्प्रेषण है। इसे एक उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को या अधिकरणों को लंबित मामलों का स्थानांतरण को सीधे या पत्र जारी कर किया जाता है। इसे अतिरिक्त न्यायालय
न्यायिक क्षेत्र या न्यायिक क्षेत्र में कमी या कानून में खराबी के आधार पर जारी किया जा सकता है। ठीक है, ये सब कुछ रीट जारी करने वाले कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। इनको आप अगर आप अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तब अगर जो परीक्षा में क्वेश्चन बनेंगे तो आप निश्चित रूप से हल कर पाएंगे। ठीक है, केवल नागरिक जो कि भारतीय को है, यह मौलिक अधिकार प्राप्त है जो अनुच्छेद 15, 16 और 19 और 30, ये भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। अनुच्छेद 14, 20, 21, 23 और 25, 27, 28, ये जितने भी अनुच्छेद मैंने लिखा हुआ है, तो आप इसे ज़रूर एक बार पढ़िएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। बस एक बार आप इन चीज़ों को पढ़ेंगे तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि आखिर इस अनुच्छेद में क्या बात बताई गई है। वाक अभिव्यक्ति यानी बोलने की आज़ादी है आपको। ठीक है, यह वाक अभिव्यक्ति किस में आपको मिलता है? अनुच्छेद 19 में। देखिए मैंने यहाँ पे वाक स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण है इसमें। ठीक है, अब आइए आज हेडिंग डालिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आइए इसके एकदम विस्तार से अच्छी तरह से इसको समझते हैं कि आखिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है। संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किस अनुच्छेद से और किस अनुच्छेद तक है? तो अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक इसका उल्लेख है। ठीक है, ये भी इनसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राजनीतिक निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, ग्रेनविल ऑस्टिन ने निर्देशक तत्व और मूल अधिकारों को संविधान की मूल आत्मा कहा है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। निर्देशक तत्व की विशेषताएं। नीतियों एवं कानूनों के प्रभावी बनाते समय राज्य इन तत्वों को ध्यान में रखेगा। ये संवैधानिक निर्देशक या विधायिका, कार्यपालिका और प्रशासनिक मामलों में राज्य के लिए सिफारिशें हैं और निर्देशक तत्वों का उद्देश्य लोक कल्याण की राज्य का निर्माण है। ठीक है, अब मूल अधिकारों एवं नीति निर्देशक तत्वों के में अंतर क्या है? नीति निर्देशक तत्व क्या है और मूल अधिकार क्या है? आइए इनको आसानी से समझते हैं। बहुत ही आसान भाषा में मैंने इसे लिखा है। आप जैसे तुलना करेंगे इन दोनों में तो आपको अंतर साफ साफ नजर आएगा। ठीक है, ये नकारात्मक है। कौन से? मूल अधिकार, जो कि राज्य को कुछ मामलों पर कार्य करने के प्रतिबंधित करते हैं, और ये सकारात्मक है निर्देशक तत्व। यह न्यायोचित है और यह गैर न्यायोचित है। इनका उद्देश्य देश में लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करना है। और निर्देशक तत्व का क्या उद्देश्य है? इनका उद्देश्य देश में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। ठीक है, अंतर समझ गए आप? तो आप अंतर देख लीजिएगा। अब आइए निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण आपको समझाते हैं। निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण हुआ है। पहला है समाजवादी सिद्धांत, दूसरा है गांधीवादी सिद्धांत, तीसरा है उत्तरवादी सिद्धांत। ठीक है, समाजवादी सिद्धांत क्या कहता है? ये लोकतांत्रिक समाजवादी राज्य का, देखिए अभी जूम करके आपको दिखाते हैं यहाँ से, ये वाला ये है समाजवादी सिद्धांत है। ये वीडियो अगर आप ये देख रहे हैं तो आप वीडियो की थोड़ा क्वालिटी बढ़ा करके देखेंगे तो आपको बहुत ही क्लियर नज़र आएगा। ठीक है, ये लोकतांत्रिक समाजवादी राज्य का खाका खींचते हैं और जिनका लक्ष्य सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान कराना है। ये लोक कल्याणी राज्य की स्थापना का मार्ग प्रदर्शित करता है। संबंध निर्देशक तत्व क्या है? ये लोक कल्याण में अभिवृद्धि के लिए है और सामाजिक व्यवस्था बनाना अनुच्छेद 38 क तक है। आय की असमानता दूर करना और अनुच्छेद 38 ख में इसका वर्णन है। गांधीवाद सिद्धांत क्या है? ये गांधीवादी विचारधारा पर आधारित है तथा ग्रामीण भारत को सशक्त बनाकर देश में समृद्धशाली एवं आर्थिक असमानता कम करने तथा विकेंद्रित शासन व्यवस्था के पक्ष में है। संबंध निर्देशक तत्व क्या है? ग्राम पंचायतों का गठन है अनुच्छेद 40 में। कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन है अनुच्छेद 43 में। ये सब क्या है? गांधीवादी सिद्धांत है जो इसके नीचे लिखे गए हैं। ठीक है, ये जो एकदम इसके ठीक सामने लिखा गया है ना, गांधीवादी सिद्धांत और संबंध निर्देशक तत्व, ये दोनों में बताया गया है। ठीक है, दोनों को। उदारवादी सिद्धांत क्या है? ये बौद्धिक उदारवादी का विचारधारा से प्रभावित है तथा लैंगिक समानता, पर्यावरण, संस्कृति एवं अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित के लिए यह पक्षकार है। ठीक है, संबंध निर्देशक तत्व है ये
नागरिकों के लिए एक समान है और नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में है। ठीक है, देख लीजिए। मतलब ये पेज में थोड़ा आ नहीं रहा था, इसलिए छोटा छोटा करके लिखा गया है। अब आपको आसानी से दिख रहा होगा। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों। उम्मीद है आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। नीति निर्देशक तत्वों की उपयोगिता क्या है, ये भी आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा। आखिर नीति निर्देशक का उपयोग क्या है, तो आइए आपको समझाते हैं उपयोग क्या है। ये सरकार को उन सामाजिक एवं आर्थिक मूल सिद्धांतों की याद दिलाते हैं। ये भाषा आमतौर से यूपी और बिहार में बोली जाती है। और छठ का महापर्व भी आ रहा है, तो आपको अग्रिम बधाई छठ महापर्व की। हमारे सभी ये विशेषतर यूपी और बिहार में देखा जाता है, बहुत ही धूमधाम से बनाया जाता है यह त्यौहार। अत्यधिक यानी ये बिहार में ही ज़्यादा मतलब फेमस है, छठ का महापर्व है ये। ठीक है, आइए समझते हैं। ये सरकार को उन सामाजिक एवं आर्थिक मूल सिद्धांतों की याद दिलाते हैं जो संविधान के लक्ष्यों की प्राप्ति से जुड़े हैं। ये न्यायालय के लिए उपयोगी मार्गदर्शक हैं। यह न्यायालयों के न्यायिक समीक्षा की सशक्ति को प्रयोग में सहायता करते हैं। यही सब कुछ बिंदुएं हैं जो कि नीति निर्देशक तत्वों की उपयोगिता को दर्शाते हैं। ठीक है, अब आइए अब जानेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल राइट्स तो आपने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी मूल कर्तव्य। हमारा मूल कर्तव्य क्या है भाई? अब मूल आपको फंडामेंटल राइट, आपका जो अधिकार है आपको तो मैंने बता दिया। अब आप भारत के नागरिक हैं तो आपका कुछ मूल कर्तव्य भी बनता है। तो आइए मूल कर्तव्य आपके कौन कौन से हैं, आइए आपको बताते हैं। और यह किसके संविधान से लिया गया? हर एक चीज़, हर एक प्रश्न आपको कहीं से अगर कुछ क्वेश्चन बनता है तो आपको मन में जो भी सवाल, अगर आपको मन में जो भी सवाल आपके बन रहे हैं, अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपना प्रश्न डाल सकते हैं, मैं उसका जवाब ज़रूर दे दूंगा। लेकिन एक टीचर की एक हमेशा कोशिश रहती है कि जो मैं चीज़ें ला रहा हूँ बच्चों के सामने, जो आपको पढ़ाया जा रहा है, वो इतनी गहराई के साथ पढ़ाया गया है, इतनी गहराई के साथ यह नोट्स बनाया गया है, आपको बच्चों ये आप यकीन नहीं मानेंगे, कहीं से भी आपको एक प्रश्न का भी मतलब मेरी तरफ से तो मेहनत ही किया गया है। मैं यही सोचता हूँ कि बच्चों को मन में प्रश्न अगर उठे तो ये जो मतलब क्लास ले लिया तो इसी क्लास में उसको जवाब मिले, इधर उधर उसको भटकना ना पड़े। ये मेरा अथक प्रथम प्रयास यही रहता है बच्चों, जब भी मैं नोट्स बनाता हूँ। ठीक है, तो आप उसके लिए एकदम बेफिक्र रहिए, बस आप इस नोट्स को पढ़िए। अगर आपके भी कोई दोस्त प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप उनसे यह वीडियो उनसे भेज सकते हैं। ठीक है, अगर उनको यह वीडियो अच्छा लगे या नोट्स उनको पसंद आए तो इस चैनल से जुड़ सकते हैं और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, आपका चैनल का नाम है जीएस स्टडी, या जीएस के ही नाम से चलेगा और आपको जीएस संबंधित हर एक चीज़ आपको यहाँ पर मिलेगा, वो भी मुफ्त में बच्चों। ठीक है, पहले जीएस का सिलेबस ख़त्म हो जाने दीजिए एक बार अच्छी तरह से, तब आपके लिए एकदम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉक टेस्ट, हर चीज़ आपके लिए अवेलेबल होगा। ठीक है, बहुत कुछ सोचा हुआ है हमने, बस आप इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, देखिए आपके लिए यह चैनल क्या क्या करता है। ठीक है, अब आइए जानते हैं मूल कर्तव्य क्या है, आइए इसे समझते हैं। 1976 में स्वर्ण सिंह समिति ने मूल कर्तव्यों के बारे में अपनी संस्तुति प्रकट की एवं 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, कौन सा संविधान संशोधन? 42वें 42 1976 द्वारा सरकार ने संविधान में एक नए भाग 4 क को जोड़ा और इस भाग में अनुच्छेद 51 क में पहली बार मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। पहला है मूल कर्तव्य, संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। यह बच्चों आपका मूल कर्तव्य है। आप अगर आप भारत में रह रहे हैं तो आपको राष्ट्रगान का आदर सम्मान करना चाहिए और जो भी संविधान कहता है उसके हिसाब से चलना चाहिए। यह 11वां मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया।
इस प्रकार वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य हैं? 11 मूल कर्तव्य हैं। ठीक है, इनसे भी क्वेश्चन बन सकते। एमटीएस में यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन पूछा गया है। बच्चे 11 की जगह 6 टिक करके आते हैं बहुत सारे बच्चे। ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा। फंडामेंटल ड्यूटीज़ और फंडामेंटल राइट्स ये दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, मूल कर्तव्य अभी आपने पढ़ा कि आप में किस इन चीज़ों का आदर सम्मान करना चाहिए। दूसरा है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। ठीक है, पालन जो अपने आदर्श पर चले हैं उनके कदमों पर ही चलें। ठीक है, तीसरा है आपका क्या कर्तव्य? भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसमें अक्षुण्ण रखें। ठीक है, चौथा है देश की रक्षा करें एवं आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। ठीक है, पांचवा है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भारतीय और भावना का निर्माण हो। जो भी धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी जो भी है भेदभाव से परे रहें और ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों को सम्मान के विरुद्ध हो। आपको वो प्रथा का विरोध करना है जो स्त्री समाज को सम्मान ना दिलाए। ठीक है, आपका ये भी कर्तव्य है। छठा है हमारी संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परीक्षण जरूर करें। ठीक है, सातवां है प्राकृतिक पर्यावरण की जिनके अंदर झील, वन, नदी और वन्य जीव हैं इनकी रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा परिमाण उसका प्रति दया भाव रखें, जीवों के प्रति भी दया भाव रखें और पेड़ों की कटाई को बंद करें, पेड़ों का बर्बाद नष्ट ना करें। वैसे तो सरकार सिगरेट जो बनते हैं जो कि सेहत के लिए हानिकारक भी हैं, सरकार इनको बहुत तेज़ी से पेड़ों की कटाई अगर किस चीज़ को बनाने में उपयोगी है तो सिगरेट को बनाने में बहुत सारे पेड़ काटे जाते हैं, तो इस पर भी थोड़ा रोकथाम करना ज़रूरी है। चलिए, ये तो आगे की बात है, अपने विषय वस्तु पर आइए लौटते हैं। ये सब आप मूल कर्तव्य आप अपना देख लीजिए। और 6 से 14 वर्ष की उम्र के बीच अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध करवाना यह जरूरी है। ठीक है, अगर 6 से 14 वर्ष के बीच में अगर आपका बच्चा आप उससे बाल मजदूरी करवा रहे हैं तो आप दंडनीय अपराध कर रहे हैं, आपको आप सजा के लिए हकदार हैं। और जो भी काम करा रहा है अपने दुकान में वो भी सजा का हकदार है। ठीक है, तो आप इस चीज़ से बचें। मूल कर्तव्य केवल भारतीय नागरिकों के लिए है। मूल कर्तव्य गैर नियोजित है और यानी इनके हनन पर कोई न्यायिक कार्रवाई नहीं हो सकती। न्यायालय मूल कर्तव्यों को लागू करने की गारंटी नहीं देता है। ठीक है, ये भी बात ध्यान में रखिएगा। संसदीय व्यवस्था, बच्चों ये संसदीय व्यवस्था थोड़ा बहुत ही आगे का बड़ा चैप्टर है, तो थोड़ा आगे चलेंगे तो समय बहुत देर हो जाएगा, तो इसलिए हम कल यहाँ से पढ़ेंगे संसदीय व्यवस्था, यानी पढ़ेंगे, आपको अच्छी तरह से समझाएंगे। आपने मूल कर्तव्य पढ़ लिया। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी को ज़रूर एकदम सीमाओं में बांध के रखें। ठीक है, ये ना कि एक दिन 8 घंटा पढ़े तो 2 दिन पढ़े ही नहीं। अपनी तैयारी में एकदम आपको रेगुलरिटी रहना अनिवार्य है। ठीक है, चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अगर आपका मित्र, सगे संबंधी कोई भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है तो आप उसे इस चैनल को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।